नमस्कार दोस्तों, अपने दूसरे लेसन के अंतिम टॉपिक की बात कर रहे हैं। दूसरे लेसन के अंतिम टॉपिक की बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल कक्षा 12 के लिए अपितु कंपटीशन क्लासों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विजयनगर साम्राज्य की अपने बात करते हैं। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था ना, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का साम्राज्य था, उस समय इस राजवंश का है उदय है वो होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1336, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम इसकी स्थापना है वो करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनके समय सर्वाधिक विद्रोह हुए थे और खास करके दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत में विद्रोह का नतीजा ये निकला कि बीजापुर, बहमनी, बरार, बदीर, गोलकुंडा, ये सारी रियासतें बनी। इसके साथ ही साथ एक बड़े साम्राज्य विजयनगर की स्थापना है वो होती है। तो देखिए, स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इस साम्राज्य के अंदर 4 अलग अलग राजवंश हुए और उन्होंने 300 सालों तक शासन किया। 4 राजवंश रहे, 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। वर्तमान नाम जो है राजधानी का या विजयनगर का हम्पी है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर इसके अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं। और हम्पी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित है। हम्पी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। अब अपने इसमें शासक के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था और कला साहित्य आपके विशेष है। भी कला और साहित्य के अंदर क्या हुआ, तो इस एक वीडियो के अंदर ही अपने विजयनगर साम्राज्य की सारी बातें कर लेंगे। तो ध्यान से सारी बातें ध्यान रखना है। संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम, मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के समय 1336 में इसकी स्थापना होती है। 4 राजवंश रहे, 300 साल तक शासन किया। वर्तमान नाम एमपी है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। तो 4 राजवंशों में पहला जो वंश है वो है संगम वंश। और संगम वंश का शासन रहता है 1336 से लेकर 1485 तक। पहले शासक थे हरिहर प्रथम, जैसी अपने बात कर चुके हैं भी, हरिहर और बुक्का इसकी स्थापना करते हैं। हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी अनेगोंडू बनाई, इसको राजधानी बनाता है। बाद में हरिहर प्रथम ही कौन सी राजधानी बाद में बना लेता है, विजयनगर राजधानी बना लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी हरिहर के समय की, 1347 जो बच्चे कंपटीशन की बात तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना कि 1347 में बहमनी के विरुद्ध विजयनगर साम्राज्य ने प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया था। बारूद का प्रयोग किया था। बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ आता है, बहुत सारी गाइडों में ये चीज आती है कि बारूद का पहला प्रयोग भारत में बाबर ने किया था। वो सर्वदा ही गलत है। पहली बार बारूद का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ था 1347 के अंदर। जी हाँ, तोपों का पहला जो प्रयोग है ना वो बाबर ने किया था। तो बारूद का पहला प्रयोग है वो विजयनगर साम्राज्य में होता है। किसके समय, हरिहर प्रथम के समय। हरिहर प्रथम के बाद में बुक्का प्रथम शासक बनता है। पहले ये इसके साथ संयुक्त शासक था, क्योंकि संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का। ठीक है, पहले इसके साथ मिलकर शासन करता था। फिर हरिहर की मृत्यु पर बुक्का प्रथम शासक बना, जिसकी उपाधि है वेद मारक प्रतिष्ठापक, वेदों को पुनः स्थापित करने वाला, वेदों को पुनः स्थापित करने वाला। इसने चीन में एक दूत भी भेजा, चीन के अंदर ये एक दूत भी भेजता है। फिर आता है हरिहर द्वितीय, जिसकी उपाधि है महाराजा की। हरिहर द्वितीय की उपाधि है महाराजा की। बहमनी से बेलगाम व गोवा को छीना। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी रियासतें बनी थी, उसमें बहमनी एक रियासत थी। तो बहमनी से हरिहर सेकंड क्या कर लेता है, बेलगाम कर्नाटक के अंदर है और गोवा वर्तमान में एक राज्य है, इन दोनों क्षेत्रों को वो जीत लेता है। तो बहुत बार ऐसा, जैसे कई बार प्रश्न आता है कि
पुर्तगालियों ने किससे गोवा छीना, वो तो बाद की बात है, जब अपने आधुनिक भारत में आएंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ गोवा पर सबसे पहले यहाँ पर हरिहर ने अधिकार कर लिया। इसके बाद में शासक आते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, देवराय प्रथम बहमनी शासक फिरोज शाह से अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। बहमनी का जो शासक होता है फिरोज शाह, वो देवराय प्रथम के समय क्या करता है, विजयनगर पर आक्रमण कर देता है और जीत जाता है। जीतने के बाद में फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो जो संधि होती है ना, संधि में अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुंगभद्रा नदी से विजयनगर तक एक नहर निकलवाता है। तुंगभद्रा नदी से विजयनगर तक एक नहर निकलवाता है। इतलावी देश है, इतलावी यात्री निकोली कोंटी भारत की यात्रा पर आए। तो सीधा प्रश्न है, निकोली कोंटी किस विजयनगर शासक के समय भारत की यात्रा पर आए? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। देखिए कृष्ण देवराय के समय 2-3 यात्री आए थे, कृष्ण देवराय के समय 2-3 यात्री आए थे। तो अपने को ये गलती हो जाती है भी देवराय प्रथम या कृष्ण देवराय, तो आपने ध्यान रखना है पहले देवराय प्रथम आता है और कृष्ण देवराय का तो वंश ही बदल जाएगा, अलग वंश का आ जाएगा, वो तो तुलु वंश का आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, देवराय प्रथम के समय इतलावी यात्री आए थे। ठीक है, उसके बाद में देवराय द्वितीय आते हैं, जिन्हें प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता है और इनके समय इंपोर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत की यात्रा पर किस शासक के समय आए? तो देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक जो है वो भारत की यात्रा पर आते हैं। ये पहले वंश में आपने 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 शासकों का ध्यान रखना है। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक, ठीक है, पहला वंश है। इस वंश के अंदर हरिहर और बुक्का संस्थापक रहे, 2-2 बातें हैं। फिर देवराय के समय एक इतलावी यात्री आया और एक बहमनी के फिरोज शाह से ये पराजित हो जाता है। देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता है। अब्दुल रज्जाक जो कि ईरानी यात्री थे वो इनके समय में भारत आए। अब इस साम्राज्य का दूसरा राजवंश आता है सालूब वंश, जो 1485 से लेकर 1505 तक रहता है। इसके दौरान कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं क्योंकि ये 20 साल ही राज्य रहता है, तो छोटे छोटे 2-3 शासक होते हैं। स्थापना नरसिंह सालूब करता है। अंतिम जो शासक था वो इमांडी नरसिंह था, जिसकी हत्या कौन करता है? वीर नरसिंह ने इमांडी नरसिंह की हत्या कर दी। ये इमांडी नरसिंह इस वंश का था। वीर नरसिंह जो था वो तुलुब वंश का था। तो जैसे ही इसकी हत्या करता है, तीसरा राजवंश आ जाता है तुलुब वंश, 1505 से लेकर 1570 तक। ठीक है, स्थापना कौन करता है? वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। अब सबसे इंपॉर्टेंट शासक आ गया, न केवल विजयनगर का अपितु भारत का सबसे इंपॉर्टेंट शासक आ गया कृष्ण देवराय। 1505 से लेकर 1529 तक लगभग मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और बाबर के समकालीन रहता है। तो कृष्ण देवराय की अपने बात करेंगे, उससे पहले ये दोबारा तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 300 सालों तक 4 राजवंशों ने राज किया। इसका वर्तमान नाम हम्पी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। हरिहर के समय पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ और यही वो व्यक्ति था जो विजयनगर को राजधानी बनाता है। बुक्का ने चीन में एक दूतमंडल भेजा। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो देवराय आया, उसके समय इतलावी यात्री निकोली यहाँ भारत की यात्रा पर आता है। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक इसके समय में भारत की यात्रा पर आया। विरूपाक्ष संगम का अंतिम शासक था और सुलू वंश की अब अपने बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कृष्ण देवराय की। देखिए कृष्ण देवराय जो थे ना, तो कृष्ण देवराय के समय यदि अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी शक्तिशाली, क्योंकि अपने बात कब की कर रहे हैं? 1505 से लेकर और 1529 की बात कर रहे हैं।
1505 और 1529 के बीच में भारत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। यहाँ पर मुगल सत्ता है वो स्थापित हो जाती है। ध्यान रखना, मुगल सत्ता इसी टाइम पीरियड में स्थापित हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए दिल्ली जो सल्तनत थी ना, दिल्ली सल्तनत इस समय क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, कमजोर। और यहां पे यदि मैं बात करूं तो मेवाड़ बहुत ही शक्तिशाली था, मेवाड़ बहुत ही शक्तिशाली था। इसके अलावा दूसरा जो साम्राज्य शक्तिशाली था वो क्या था, विजयनगर, विजयनगर। तो विजयनगर में तो अपने बात कर रहे हैं इस समय में कौन थे, कृष्ण देवराय 1505 से 1529। मेवाड़ में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे भी मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, राणा सांगा। कब शासक बनते हैं, 1509 से लेकर और 1528 तक, 1528 तक। तो राणा जो सांगा है वो दिल्ली जो सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। पहले सिकंदर लोदी थे, इसके बाद में इब्राहिम लोदी बन जाते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर और 1526 तक रहते हैं। अब देखिए होता क्या है, राणा सांगा इब्राहिम लोदी को खातूली बूंदी के युद्ध और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में 2 बार पराजित कर देते हैं, 2 बार हराया। जब ये इसको 2 बार हरा देते हैं, 2 बार हरा देते हैं, तो इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति होते हैं, आलम खां और दौलत खां लोदी। वो क्या करते हैं, फरगना के शासक, फरगना के शासक बाबर को भारत आक्रमण का निमंत्रण देते हैं। बाबर भारत आता है, फिर बाबर और दिल्ली सल्तनत यानी कि इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध। कब होता है, 21 अप्रैल 1526। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। जैसे ही इब्राहिम लोदी पराजित होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुगल सत्ता की क्या हो जाती है, भारत में स्थापना हो जाती है, मुगल सत्ता की भारत में स्थापना हो जाती है। तो जब बाबर भारत आए तो देखिए भारत के महान शासक थे ये, न केवल विजयनगर के अपितु भारत के महान शासक थे। बाबर ने एक ग्रंथ लिखा था तुजू के बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा थी। वो उसमें ये वर्णन करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय महानतम शासकों में गिने जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली शासक उनको बताया है। किसने, बाबर ने अपने ग्रंथ है बाबरनामा के अंदर, अपने ग्रंथ बाबरनामा के अंदर। तो इस समय ये 3 बड़ी शक्तियां थी पूरे भारत के अंदर, बहुत ही शक्तिशाली शासक। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को रिहा करवाया, ठीक है। बहमनी के जो सुल्तान थे उनको गोलकुंडा और बदीर के जो शासक थे उन्होंने बंदी बना लिया। तो विजयनगर शासक कृष्णदेवराय क्या करते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं और उन पर आक्रमण करके बहमनी राज्य के शासक महमूद शाह को रिहा करवा देते हैं। इसके बाद में देखिए जो अलब्रुक थे, अलब्रुक, क्योंकि इसी समय देखिए इसी समय क्या थे, पुर्तगालियों की भी स्थापना हो चुकी थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। तो पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे अलब्रुक, अलब्रुक फादर लुई को इनके दरबार में भेजते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में भेजते हैं। ये पुर्तगाली था, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कृष्णदेवराय की, तो कृष्णदेवराय ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे भी। अब अपने कृष्णदेवराय की बात कर रहे हैं, वो उतनी 2 बातें हैं। इसके अलावा कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय की अपने अन्य बातें हैं वो भी करेंगे। देखिए एक तो इनके ग्रंथ की बात करेंगे, ग्रंथ तेलुगु, तेलुगु भाषा को इन्होंने राजाश्रय दिया। ग्रंथ इनका था आमुक्ता माल्यद, आमुक्ता माल्यद।
ये इनका तेलुगु ग्रंथ था और बहुत ही फेमस था। ठीक है। दूसरा, इन्होंने संस्कृत भाषा का ग्रंथ लिखा, यानी कि तेलुगु के तो विद्वान थे ही थे, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत के भी विद्वान थे। कौन सा लिखा? जामवती ये ग्रंथ लिखा। इसके अलावा इनके उपनाम भी थे भी। उपनाम क्या कहा जाता है इनको? आंध्र भोज या अभिनव भोज, आंध्र भोज या अभिनव भोज भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज क्या थे? 8 विद्वान, 8 विद्वान थे। अष्टदिग्गज 8 महत्वपूर्ण विद्वान थे। एक प्रश्न और बता देता हूं यहाँ पे, अष्टदिग्गज सीधा प्रश्न आता है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्ण देव राय के। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में। याद रखना, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो अलसानी था। अलसानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और अलसानी को तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु भाषा के अंदर इतने ग्रंथ लिखे या इतना प्रयास किया, इतनी उस भाषा को सक्षमता दी कि अलसानी को तेलुगु भाषा का पितामह यानी कि पिता का पिता कहा जाता है। पिता का पिता है वो कहा जाता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कृष्ण देव राय के समय, तो पुर्तगाली यात्री आए। 2 पुर्तगाली यात्री आए थे भी, 2 पुर्तगाली यात्री आए थे। डोमिंगो पायस, एक पुर्तगाली यात्री का नाम था डोमिंगो पायस, दूसरी का डुआर्ट बारबोसा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात करूं तो कृष्ण देव राय ने हजारा व बीठल मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण करवाया। तो कृष्ण देव राय के ऊपर मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, सालू वंश का शासक था कृष्ण देव राय, भारत का महान शासक। जिक्र कहाँ मिलता है? जिक्र बाबरनामा में भी इसका जिक्र मिलता है। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को इसने रिहा करवाया। पुर्तगालियों ने फादर लुई को इनके दरबार में भेजा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, स्वयं भी विद्वान थे, न केवल विद्वानों के आश्रयदाता थे अपितु स्वयं भी विद्वान थे। तेलुगु ग्रंथ आमुक्ता माल्यद लिखा, इसके अलावा संस्कृत ग्रंथ जामवंती लिखा। इसके अलावा इनके उपनाम है, इनको आंध्र भोज या अभिनव भोज भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे अष्टदिग्गज कहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान थे अलसानी थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। 2 पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा इनके समय में विजयनगर की यात्रा पर आए। या हजारा और बिठल मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर थे हजारा और बिठल मंदिर। यानी कि अगर विजयनगर साम्राज्य को और डीप से पढ़ते हैं तो नवरात्रों के समय एक महान नमी डिब्बा नामक स्थान था, वहां पर पूजा पाठ बड़े ही धूमधाम से किया जाता था। तो ये सारी बातें आपने कृष्ण देव राय के समय याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। ठीक है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कृष्ण देव राय के बाद में सदाशिव नामक जो शासक है वो आता है और उसके समय एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। उस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य है वो लगभग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।
और एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, यदि मैं आपको विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय की, तो कृष्ण देव राय के समय उसके दरबार में तेनालीरामा था। धारावाहिक भी आते हैं और चुटकुले भी आते हैं। तेनालीरामा बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट शासक था सदाशिव। सदाशिव सदाशिव का एक मंत्री था, राम राय। राम राय राम राय जो था ना, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो जो मुस्लिम जितनी भी सल्तनतें थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बदीर, इन सब को आपस में टकराव, इन सब में संघर्ष रखता था। तो उन सभी रियासतों ने एक महासंघ बनाया और उस महासंघ बनाने के बाद में इसके विरुद्ध युद्ध हुआ, जिस युद्ध को क्या कहते हैं, राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं। तो इसके विरुद्ध एक महासंघ बनता है, महासंघ, जिसमें कौन कौन सम्मिलित थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, बदीर, ये सारे इसके विरुद्ध, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इनमें आपसी फूट डाल रहा था, इन रियासतों में आपसी फूट डाल रहा था। तो ये सारे क्या राम राय के विरुद्ध हो जाते हैं। और युद्ध इनके बीच में कौन सा होता है? राक्षसी तगड़ी, या इसको क्या कहते हैं, तालीकोट का युद्ध। राक्षसी तगड़ी या तालीकोट का युद्ध कब होता है? युद्ध होता है 25 जनवरी 1565। 25 जनवरी 1565। और इस भयंकर युद्ध के अंदर ये महासंघ पूर्ण रूप से सदाशिव को पराजित कर देते हैं और ये युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। इसके मरते ही यहाँ पर तीसरा वंश भी समाप्त हो जाता है और इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। जो बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य का बचता है, बाकी पर सभी ये सल्तनतें या ये मुस्लिम जो रियासतें होती हैं ये अधिकार कर लेती हैं। और बचे हुए छोटे से भूभाग पर चौथा और अंतिम राजवंश आता है आरविडू राजवंश 1570 से लेकर 1649 तक। 1570 से लेकर 1649 तक इस वंश की स्थापना तिरुमाल करता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक और आता है वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय अपनी राजधानी बनाता है चंद्रगिरी। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्पेन के जो शासक थे फिलिप तृतीय, स्पेन शासक फिलिप तृतीय से सीधे संबंध थे या सीधा पत्र व्यवहार था। और श्रीरंग तृतीय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के और अरवाडू दोनों के अंतिम शासक थे। इसके बाद में ये राजवंश भी समाप्त हो जाता है और विजयनगर है उसका भी पूर्ण रूप से पतन है वो हो जाता है। श्रीरंग तृतीय इसके अंतिम शासक थे। तो ग्रंथ कौन कौन से आए? कला साहित्य की यदि बात करें तो कला साहित्य में हजारा मंदिर और विठल स्वामी जो मंदिर है उसी का जिक्र आया है। और ग्रंथों के अंदर अपने जैसे कृष्ण देव राय ने ग्रंथ लिखे उनकी बात कर ली। इसके अलावा 3-4 ग्रंथ और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अपनी बात है
वो इसके अंतर्गत करेंगे। तो साहित्य की यदि मैं बात करूं तो साहित्य में आपने 2 ग्रंथ जो कृष्ण देव राय के थे, आमुक्त माल्यद और दूसरा जामवंती, वो दोनों याद रखने हैं। उसके अलावा आपने कौन कौन से ग्रंथ याद रखने हैं वो देखिए। पहला राजनाथ का, यानी कि राजनाथ क्या हो गया, राइटर हो गया। ग्रंथ का नाम क्या हो गया, साल्वा भीयुदय, साल्वा भीयुदय। दूसरा ग्रंथ मोस्ट इंपोर्टेंट है बुक्का। बुक्का जो प्रथम थे, बुक्का प्रथम की पत्नी, बुक्का प्रथम की पत्नी बुक्का के साथ युद्ध अभियान में जाती है, मदुरा युद्ध होता है, तो वो वहां ग्रंथ लिखती है मदुरा विजयम, यानी कि मदुरा पर बुक्का प्रथम ने किस प्रकार से विजय की उसके ऊपर वो एक ग्रंथ लिखती हैं। ठीक है, एक ग्रंथ लिखती है। इसके अलावा नंबर 3 की मैं बात करूं तो तिरुवलंबा, तिरुवलंबा का ग्रंथ है वरदाम्बी काप्यारंभ, वरदाम्बी काप्यारंभ। या चौथे ग्रंथ की बात करूं तो मैं मधुर नामक व्यक्ति था जिसने ग्रंथ लिखा धर्मनाथ पुराण, धर्मनाथ पुराण। तो बड़ी बड़ी बातें आपने याद रखनी है। विजयनगर कब स्थापित हुआ, 1336 के अंदर दिल्ली सल्तनत के समय इसकी स्थापना हुई। सबसे इंपॉर्टेंट शासक कृष्ण देव राय था जो कि बाबर और राणा सांगा के समकालीन था। तो इसी के साथ अपना लेसन नंबर 2 है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 3 की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।